Hello everyone, I am back with a new video. So in this video we are going to discuss the important details about TS Law Set. So in this video I am going to give a complete guidance about TS Law Set and about the 5 years integrated course. So if you have completed your intermediate education and if you are interested to study law, this video is for you. Because in this video I am going to give the guidance about all important tips, application process, eligibility, syllabus, exam pattern, and I will give all important details and information because of which you can crack TS Law Set exam and can join the 5 years LLB course. आज की हमारे इस वीडियो में हम TS लॉ सेट के बारे में बात करेंगे। TS लॉ सेट तेलंगाना स्टेट लेवल का एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है लॉ वालों के लिए। अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है फॉर एडमिशन टू LLB, यानी कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको कंप्यूटर में करना होता है और इसकी मदद से आपको एडमिशन मिलेगा बैचलर्स ऑफ लॉ में तेलंगाना में। तो इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 6 जून है 2025 की। तो ये जो एग्ज़ाम है TS लॉ सेट का, ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो हर एक जो क्वेश्चन होता है उसका 1 मार्क आपको मिलता है और इसके अंदर कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी। तो आपको हर आंसर के सिर्फ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो आपको उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये MCQ तरह का होता है, आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, राइट आंसर को चूज़ करना होता है। इस एग्ज़ाम की कुछ डिटेल्स है, जैसे कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाता है एंड आपको टोटल 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। TS लॉ सेट के लिए आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो, अगर आपके पास 10+2 की डिग्री हो तो आपके उसमें कुछ मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके मिनिमम 45% आने चाहिए एंड अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपके मिनिमम 42% होने चाहिए इंटरमीडिएट में। एंड अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% भी मार्क्स चलेंगे इंटरमीडिएट के। अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप अपने लॉ सेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। लॉ सेट एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके अंदर कैंडिडेट्स को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है एंड स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल को बनाना होगा एंड हर क्वालिटी रिसोर्सेज को यूज़ करके अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा एंड मॉक टेस्ट करने होंगे। अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं TS लॉ सेट में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है। इसके अंदर कुछ मैचिंग आइटम्स भी आपको करने होते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 सेक्शंस है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। एंड सेकेंड कैटेगरी के है करंट अफेयर्स, ये 30 क्वेश्चंस आएंगे। एंड थर्ड सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, ये 60 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर 10 लीगल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये लॉ के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस होंगे एंड ये सभी क्वेश्चंस को मिला के 120 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अब जो जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस है वो 30 मार्क्स के लिए आएंगे। तो जो जनरल नॉलेज में आप ऐसी चीज़ों को कवर करेंगे जैसे जो इंडियन एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स के हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड जो अवार्ड्स दिए गए हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मेंटल एबिलिटी में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करने होंगे, एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करने होंगे एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करने होंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ये भी आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के लिए आएंगे। तो इसके अंदर आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करना है, जो भी करंटली हो रहा है नेशन में, इंटरनेशनल में। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना है, जो एट प्रेजेंट हमारे करंट वर्ल्ड में, इंडिया में जो चल रहा है इसके ऊपर फोकस करना है। लीगल अवेयरनेस, यानी कि जो भी रिसेंट जजमेंट्स आए हैं, रिसेंट बिल्स पास हुए हैं एंड लीगल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं कंट्री में, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। आप करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप न्यूज़पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं एंड रिलायबल सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप लीगल एंड नेशनल न्यूज़ को देखकर उससे समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। लीगल मैगजीन्स को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे लीगल डेवलपमेंट्स के बारे में। एंड आपको लीगल टर्मिनोलॉजी भी अच्छे से पढ़नी होगी। आपको सारे जो वर्ड्स एंड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं लॉ की फील्ड में वो अच्छे से पढ़ने होंगे, एक बार अच्छे से उसको समझना होगा।
अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डे के गाइडलाइंस की। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इसके अंदर एक एडमिट कार्ड रखना होगा, यानी कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर एक वोटर आईडी को रखकर जाना है और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में बताना होगा। एंड वहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर जाना प्रोहिबिटेड होता है, जैसे कि आप वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर नहीं जा सकते हैं। एंड आपको वहाँ पर 1 घंटा पहले से होना चाहिए, यानी कि एक रिपोर्टिंग टाइम आपको वहाँ पर दिया जाता है, तो आपको 1 आवर पहले से वहाँ जाकर रिपोर्ट करना होता है। एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। काउंसलिंग। जब आप टीएस लॉ सेट को क्लियर कर लेते हैं एंड अगर आपको पासिंग मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। तो आपको जो टीएस लॉ सेट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एंड एक फ़ी को पे करना होता है। वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है एंड वहाँ पर जो वेब ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर आपको अपने कॉलेजेस को सेलेक्ट करना होता है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये काउंसलिंग का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लोग गलत कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको सोच समझ के कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को सेलेक्ट करना है एंड आपको कोर्स भी सेलेक्ट करना है कि आप BBA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर BCom LLB को आप चूज़ करना चाहेंगे। एंड जैसे ही आपका कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाना होगा, वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा बिफोर द डेडलाइन। उस टाइम पर आपको कॉलेज में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ देने होंगे, जॉइनिंग रिपोर्ट देनी होगी जो आप मी सेवा से निकाल कर लगाएंगे एंड आपको उसके साथ साथ जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, वो सभी सर्टिफिकेट्स को सबमिट करना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पासिंग मार्क्स। इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल या फिर OBC कैटेगरी तो आपको इस TS लॉ सेट में मिनिमम 42 मार्क्स को अचीव करने की कोशिश करना है, जो होते हैं 35% ऑफ 120 क्वेश्चंस। तो जो अगर लोग SC ST के हैं तो उन कैंडिडेट्स को कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है, यानी कि अगर वो लोग एग्ज़ाम में आएंगे, अपीयर होंगे एंड अटैम्प्ट भी करेंगे, फिर भी अगर वो कुछ भी स्कोर नहीं करते हैं तो भी उनको एडमिशन मिलेगा एंड उनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया एंड करंट अफेयर्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो अब हम एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो जो एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, ये लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको अपीयर होंगे और आपको ये अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छे से आपको इनमें सही आंसर्स को, करेक्ट आंसर्स को मार्क करना होगा। तो लीगल एप्टीट्यूड में आपको लीगल अवेयरनेस, लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल रीजनिंग स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक्स होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच होता है या फिर उसके क्या क्या रेमेडीज़ होते हैं, इसके फॉर्मेशन क्या है, ये सभी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्ट्स, यानी कि टॉर्ट्स के जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक टॉर्ट्स, डिफेंसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिमिनल लॉ, जो क्रिमिनल लॉ है, इंडियन पीनल कोड का जनरल एक्सेप्शंस उसके क्या है एंड उसके स्पेसिफिक ऑफेंसेस क्या क्या है, वो सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। लीगल रीजनिंग एंड एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको लीगल नॉलेज को अप्लाई करना है, रीजनिंग करनी है, यानी कि आपको सॉल्व करना होगा कुछ हाइपोथेटिकल लीगल प्रॉब्लम्स को, अंडरस्टैंड करना होगा केस के बारे में एंड आइडेंटिफाई करना होगा कुछ लीगल रिसोर्सेज को। लीगल मैगजिम्स, ये शॉर्ट एंड वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है लॉ के, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लीगल पैसेजेस, यानी कि लीगल पैसेजेस जो कॉम्प्रीहेंशन टाइप होते हैं, ये भी एक एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपको पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे एंड मॉक टेस्ट को करेंगे। जो MCQs किस तरह से आएंगे, उसका क्या पैटर्न होगा, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो एंड एक पेन एंड नोटबुक को लेकर रेडी हो जाओ, बिकॉज हम सारे MCQs को करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं भी की होगी तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप बहुत सारे MCQs को लर्न कर लेंगे एंड आप TS लॉ सेट एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। Hello guys, welcome to this channel Pencil Icon, and if you are new to this channel don't forget to hit the subscribe button. Let's begin the video. गाइज़, यहाँ से हमारे MCQ स्टार्ट हो चुके हैं एंड आपके 5 ईयर्स कोर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले MCQs है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के MCQs है 2021 के एंड जो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस है वो जनरल नॉलेज के एंड मेंटल एबिलिटी के हैं। The first question is, who was the first Governor General of Independent India? यहाँ पर आंसर है C. Rajagopalanchari. Next, which of the following is not a body of United Nations? यानी कि United Nations के अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी नहीं है? The answer is World Trade Organization. World Trade Organization United Nations का पार्ट नहीं है। The Constitution of India is declared to have been adopted and enacted by. Answer is
द पीपल ऑफ इंडिया। सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीपल को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है बिकॉज हम ही लोग जो है वो मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? इसका आंसर है ईटानगर। जाउल इज़ द SI यूनिट ऑफ, आंसर इज़ एनर्जी। सो ये फिज़िक्स में न्यूटन का एक लॉ है, इसके अंदर जो जाउल है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इससे हम एनर्जी के बारे में मालूम करते हैं। When is the World Day of International Justice celebrated? So the answer is 17th July. सो 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे को सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज वर्ल्ड में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, जैसे जेनोसाइड्स, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एंड वॉर के क्राइम्स होते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में इशू, द आंसर इज़ writ। सो हम जानते हैं अगर कोई भी तरह के फंडामेंटल राइट्स को हम अगर वायलेट होते हैं वो, तो उसका इन्फोर्समेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में writ पिटिशन को डाला जाता है। According to judicial interpretation, right to pollution free environment comes under the dash article of the Constitution of India. So ये आर्टिकल 21 के अंडर आता है बिकॉज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में है, तो हर इंसान को बिना पोल्यूशन के फ्री एनवायरनमेंट में रहने की आज़ादी है। Who is competent to amend the fundamental rights under the Constitution of India? यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अमेंड करने के, चेंज करने के पावर्स किसके पास है? सो द आंसर इज़ पार्लियामेंट। बिकॉज जब पार्लियामेंट के पास 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी होगी तब पार्लियामेंट जो है वो वोटिंग करके अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। Which among the following is a media service offered directly to viewers via the internet buying, passing, cable, broadcast and satellite television platforms? सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मीडिया सर्विस है जो लोगों को डायरेक्टली केबल पास करता है ब्रॉडकास्ट के लिए एंड इससे लोग जो है टेलीविज़न प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं थ्रू सैटेलाइट। सो द आंसर हियर इज़ OTT प्लेटफॉर्म्स। Which of the following is not included in the Olympic Sport Games at Tokyo 2021? सो जो टोक्यो का 2021 का मैच हुआ था ओलंपिक्स में, उस टाइम पर एक गेम को इंक्लूड नहीं किया गया था और वो गेम थी कबड्डी। यूथेनेशिया मीन्स मर्सी किलिंग। सो जब एक इंसान पेनफुल डिसीज़ से गुजर रहा हो या फिर एक इनक्यूरेबल डिसीज़ से गुजर रहा हो और अगर वो अपनी डेथ करना चाहता है, यानी कि वो एक इस ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहता है, तो वो इंसान अपनी खुद की कंसेंट से एक लीथल डोज ऑफ मेडिकेशन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है, जिसकी वजह से उस इंसान की डेथ हो जाती है और उसको कोई भी तरह का पेन झेलना नहीं पड़ता है। पासिंग ऑफ समवंस एल्स राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी और की राइटिंग को खुद की बना लेना क्या कहा जाएगा? आंसर इज 3 प्लेजियारिज्म। Which is the American company that designs, manufactures and launches advanced rockets and spacecraft, founded in 2002 to revolutionize space technology? So American company इन सभी में से आपको कौन सी दिखती है जो 2002 में फाउंड हुई थी? So the answer is SpaceX. The elections to the panchayats are to be held for every 5 years. जो पंचायत होता है, गांव की, विलेज की पंचायत, उसके इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। The East India Company commenced its business in year 1612 at which state? So the answer is सूरत। सो हम जानते हैं ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में स्टार्ट किया था 1612 में। डेफामेशन इन्फ्रिंजेस अ पर्सनस राइट टू रेप्यूटेशन, यानी कि जब एक इंसान के बारे में झूठी अफवाहें फैली जाएंगी तो उस इंसान का रेप्यूटेशन हर्ट होता है। द बुक दास कैपिटल वॉज रिटन बाई द राइटर कार्ल मार्क्स। इक्विनॉक्स मीन्स डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। सो यहाँ पर इक्वी का मतलब होता है इक्वल। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही हमें आंसर मिल रहा है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन? सो ये क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसमें फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है। सो ये आदमी एक है और एक लेडी है। सो इस आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए वो वुमेन कहती है ये मेरी मदर की मदर का एक ही सन है। सो वो वुमेन उस आदमी के लिए उसकी नीस होगी। सो यहाँ पर इस कोड में हमें पता करना है कि जो कॉर्नर है उसको हमने GSVRIV की तरह लिखा है, तो अब हम सेंट्रल को किस कोड में लिखेंगे? सो द आंसर इज सेकेंड वन GIRXVEP। काउंट दी नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स इन द गिवन फिगर। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ट्राइंगल्स एंड कितने क्वाड्रिलेटरल्स है, तो आपको ये काउंट करने होंगे। तो द आंसर इज 6 ट्राइंगल्स एंड 9 क्वाड्रिलेटरल्स।
The average of first 5 multiples of 9 is, answer is 27. सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है. सो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 जो है वो 9, 18, 27, 36 एंड 45 है. तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. तो इनको ऐड करने पर हमें आंसर 135 आएगा. अब हमें इसका एवरेज कैलकुलेट करना है. सो एवरेज का मतलब होता है जो भी आंसर हमें मिला है उसको नंबर ऑफ़ जो मल्टीपल्स है उससे डिवाइड करना. यानी कि जो 9, 18, 25, 27, 36 एंड 45 ये 5 डिजिट्स है, मल्टीपल्स है, इनसे हम 135 को डिवाइड करेंगे. सो 135 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 27. A worker reaches his factory 3 minutes late. If his speed, his house to the factory is 5 km per hour, if he walks at the speed of 6 km per hour, then he reaches the factory 7 minutes early. The distance of the factory from his house is dash. So the answer is 5 kilometers. So if you want to understand this problem in details, you can go through this. So here I have given the definition and the step-by-step logic, and I have also given the formula which has been used to find out the answer. So now I will move to the next question. Film and TV Institute of India is located at, answer, Pune. The ozone layer restricts the ultraviolet radiation. In order to tell MS Excel computer application that one is entering a formula in a cell, one must begin with which operator? यानी कि जब हम MS Excel करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो हमें एक फॉर्मूला को एंटर करने के टाइम पर एक ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है, वो हम उससे ही हम स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर आंसर है इज इक्वल्स टू. मुग़ल एम्परर अकबर डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस? सो आंसर यहाँ पर 12 प्रोविंसेस है जिसको हम सुभाष भी कहते हैं. यानी कि जो एम्परर अकबर थे उन्होंने उनके एम्पायर को 12 हिस्सों में डिवाइड किया था, 12 एरियो में डिवाइड किया था. Between 1749 and 1754, an important battle was fought between the forces of British and French is known as. सो इस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में एक भयंकर लड़ाई हुई थी, तो उस वॉर को हम द सेकेंड कार्नाटिक वॉर भी कहते हैं. व्हेन वॉज द उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद एस्टैब्लिश? सो ये 1918 के ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी. माइकल कॉलिंस जो बहुत ज़्यादा फेमस है और उनका नेम हमेशा न्यूज़ में आता है, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है? सो आंसर है स्पेस साइंस. The operation launched by National Security Guards to flush out the Lashkar-e-Taiba terrorist who attacked Mumbai in the year 2008 is called. सो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट अटैक जो मुंबई में हुआ था उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था. इस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो कहते हैं. Which India insurance company has recently featured in the top 10 list of most valuable insurance brands globally? यानी कि वर्ल्ड में एक इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी को फीचर किया गया था टॉप लिस्ट में, तो इसमें से कौन सी वो वाली है? सो यहाँ पर आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC. कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद डैश कॉजेज ब्लैक फूड डिसीज़ FBD. यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है अगर वो पानी में मिक्स हो जाती है और अगर हम उसको पी लेते हैं तो हमें ये डिसीज़ हो सकती है. तो यहाँ पर आंसर दिया गया है आर्सेनिक. The establishment of Taj Trapezium Zone TTZ enriches which among the following objectives? यानी कि ये TTZ को establish करने का क्या ऑब्जेक्टिव था? So the right answer is protection from pollution. ऐसी कौन सी गैस है जिसको रेफरेंस की तरह लिया जाता है टू कैलकुलेट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? सो आंसर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तब हम देख सकते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. Name the woman weightlifter from India who won the silver medal in the women's 49 kg category at Tokyo Olympics 2021. So हमारी इंडिया से एक फीमेल यानी कि वेट लिफ्टर थी, तो उनका नाम है मीराबाई चानू. सॉली जी, सौरभ जी एक पर्सन है जिनका अभी डेथ हो चुकी है, वो पास अवे कर गए हैं इंडिया से, तो वो इंडिया के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे. मित्रा स्कीम वॉज announced in the recent Union Budget 2021-2022 is related to which sector? यानी कि ये जो स्कीम आई थी जिसका नाम था मित्रा, ये कौन सी सेक्टर से रिलेटेड है? सो द आंसर इज टेक्सटाइल. Who is the author of the book titled The Little Book of Encouragement?
जो बुक है लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इसके राइटर का नाम दलाई लामा है। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये एक प्रोग्राम लाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस प्रोग्राम को लाया था। नारायण स्वामी, हु रिजाइंड इन द मंथ ऑफ February 2021, वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी। जो नारायण स्वामी थे वो पुडुचेरी के CM थे। विच कंट्री वॉन द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स हेल्ड इन द ईयर 2021। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2021 में टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुआ था, जो गोल्ड मेडल्स थे उसमें हाईएस्ट नंबर किसने जीता था। द आंसर इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Who is the founder and executive chairman of Amazon, having previously served as chairman, president and CEO of the company? यानी कि कौन ऐसे फाउंडर है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जो अमेजोन के हैं और उन्होंने CEO की तरह भी काम किया है। द आंसर इज जेफ बेजोस। Which country has passed legislation in March 2021 to legalize euthanasia? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यूथनेशिया क्या है और इसको पास किया गया था एक कंट्री के द्वारा। उनकी कंट्री में ये लीगल हो चुका है। ये कंट्री का नाम है स्पेन। होला मोहल्ला इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। द आंसर इज़ पंजाब। वहाँ पर यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। यानी कि एक ऐसा शिप का टनल बनाया जा रहा है, वो कौन सी कंट्री में है? नॉर्वे। द आंसर इज़ नॉर्वे। What is the name of NASA's helicopter that commenced its flight in Mars? नासा का एक हेलीकॉप्टर था, उन्होंने उसको मार्स में लगाया था, फ्लाइट किया था। द आंसर इज़ इंजीनिटी। What is the theme of the Earth Day 2021? जो अर्थ डे था 2021 का, उसकी एक थीम थी और ये थीम का नाम है रिस्टोर आउट अर्थ। What is the capital city and currency of Germany? यहाँ पर जर्मनी की कौन सी कैपिटल सिटी एंड करेंसी है? आंसर इज बर्लिन एंड यूरो। वेयर इज़ दी वाल्मीकि नेशनल पार्क सिचुएटेड? ये एक नेशनल पार्क है और ये बिहार में लोकेटेड है। विच इंडियन मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020? एक इंडियन मूवी थी जिसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया था वेनिस फिल्म फेस्टिवल में और उसका आंसर है द डिसिपल। What is the name of the project announced by Kerala for rehabilitation of its people returning from abroad? यानी कि केरला ने एक ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जो लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए है। यानी कि जब लोग अब्रॉड से आते हैं तो उनको रहने खाने पीने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, तो उस चीज़ के लिए भी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और उसका आंसर है ड्रीम केरला। What is the name of the mobile app developed by the India Red Cross Society to provide easy access to blood for those who need transfusion? यानी कि जब लोगों को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के एक मोबाइल ऐप को बनाया है ताकि लोग आसानी से ब्लड को मदद कर सकें एक दूसरे की। तो इसका आंसर है ई ब्लड सर्विसेज। जो बाइडन ऑन 20th January 2021 became the 46th president of the United States. The recent leap year where February had 29 days was, answer is 2020. Who is the Chief of Defence Staff CDS of India as of July 2021? Chief of Defence Staff जो थे उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। Which country joined SAARC group of nations as its 8th member in 2007? The answer is Afghanistan. आप जानते होंगे SAARC ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में। तो इसके अंदर 8th मेंबर जो है अफ़गानिस्तान ज्वाइन हुआ था। हमने अब तक 58 कर लिए हैं एंड अगर हम 2 कर लेते तो हमारे 60 MCQs हो जाते हैं। तो उसके बाद हम फाइनली दूसरे रिमेनिंग 60 वाले कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम में इस तरह से आने वाला है पेपर पैटर्न। ये जो हम कर रहे हैं वो 2021 का पेपर है। 2021 के आपको यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो आप करंट ईयर में एग्ज़ाम लिख रहे हैं उस ईयर के आपको और करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना होगा और वो भी अच्छे से पढ़ना होगा। Who is the chairman of the Bar Council of India as of July 2021? जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक चेयरमैन होते हैं, तो यहाँ पर इस ईयर में मनन कुमार मिश्रा थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम जो है ये बॉर्डर को शेयर करते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? यहाँ पर आंसर है द नेपाल। यहाँ से हम देख सकते हैं लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट इज़
In which year right to property was deleted from the list of fundamental rights? सो हम जानते हैं करेंटली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है एंड प्रीवियसली एक और फंडामेंटल राइट हुआ करता था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको हटा दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट। सो वो 1978 के ईयर में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू एजुकेशन? सो जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारे आर्टिकल 21A में बताया गया है, यानी कि हर इंडियन सिटीज़न, जो हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है, उसके पास पढ़ाई करने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। इंदिरा स्वाहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज मंडल केस, ये किससे कंसर्न्ड है? सो यहाँ पर आंसर है अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन। सो इस केस में बताया गया था कि जो भी SC ST होंगे या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग होंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द जॉब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के वो पार्ट 4A में बताए गए हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन USA का है। The total number of members in the legislative council of a state shall be at least dash and shall not exceed dash of the total number of members in the legislative assembly of the state subject to the other provisions of the Constitution of India. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है हर एक स्टेट में, उसके अंदर कितने मेंबर्स को होना चाहिए और उसमें कितने ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स। सो मिनिमम मेंबर्स हमें 40 होने चाहिए हर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हर स्टेट में, और उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस स्टेट की, उसके 1/3 से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करने चाहिए। The vice president shall be elected by the members of an electoral college consisting of, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको कौन कौन से लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं, तो द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज द आंसर। The resignation of the President of India addressed to the Vice President shall forthwith be communicated to dash। सो यहाँ पर जब भी एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेजिग्नेशन होता है और वाइस प्रेसिडेंट जो है ये बात किसको बताते हैं, सो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा को बताई जाती है। Who administers oath of office to the governor of the state, यानी कि जो गवर्नर होते हैं उनका जो ओथ होता है, यानी कि जब भी वो गवर्नर बनने वाले होते हैं तो वो एक प्रॉमिस करते हैं, तो उनका प्रॉमिस कौन लेते हैं? सो यहाँ पर आंसर है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट। Who was the first law and justice minister of government of India? So the answer is Dr. B.R. अम्बेडकर। तो वो सबसे पहले इंडिया के जस्टिस मिनिस्टर थे। Before 61st constitutional amendment of 1989, what was the minimum age of Indian citizen eligible to vote in the election? यानी कि 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बनने के पहले इंडियन सिटीजन्स की वोट करने की एज 21 ईयर्स थी, लेकिन उसको बाद में रिड्यूस किया गया एंड 18 ईयर्स किया गया। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया? सो जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट होते हैं। हाउ मैनी writs आर अवेलेबल अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 5 राइट्स दिए गए हैं, writs दिए गए हैं। अगर हमारे राइट्स को कोई भी वायलेट करता है तो हम writ पिटिशन को डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। तो हमारे पास 5 तरह के writs हैं। मैग्ना कार्टा विच इज़ अ ग्रेट चार्टर इज़ एसोसिएटेड विद डैश। सो द आंसर इज़ ह्यूमन राइट्स। सो बेसिकली एक चार्टर की तरह है मैग्ना कार्टा, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। कीपिंग अ मूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ ए डेप्ट इज़ कॉल्ड डैश। सो जब हम कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, जब हमें डेप्ट को पे करना होता है, तो उसको हम प्लेड्ज कहते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया? सो इनमें से आपको कौन सा दिख रहा है? सो द आंसर इज़ ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। Which of the following is not considered as feature of basic structure of the Indian Constitution? So जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम जो देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे पास इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। सो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी 2013 वॉज कंसर्न्ड विथ डैश। सो अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ, यानी कि इस कमेटी का काम था जो भी क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर अमेंडमेंट्स चेंजेस को लाना। द जजमेंट इन शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ ऑन द इशू रिलेटिंग टू। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इस केस में एक शायरा बानू नाम की एक लेडी थी और वो उसके अंदर एक जजमेंट दिया गया था और ये
इनवैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक इन मुस्लिम लॉ पर हुआ था, यानी कि जो ट्रिपल तलाक है उसको मुस्लिम लॉ से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। द एक्सप्रेशन फोर्थ एस्टेट जनरली रिफर्स टू, सो यहाँ पर फोर्थ एस्टेट यानी कि फोर्थ पिलर भी कहते हैं हम इस प्रेस को इस नाम से बुलाते हैं। द एक्सप्रेशन SAL used as a substitute of PIL by certain jurists denotes, सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है SAL का फुल फॉर्म क्या है। जो जूरिस्ट है वो सोशल एक्शन लिटिगेशन कहते हैं। इन विच ईयर द WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, सो द आंसर इज 1995। ICCPR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिनोट्स, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स है उसमें इनका फुल फॉर्म क्या है। सो द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। The United Nations Conference on the Environment in 1972 was held in dash city of the dash country, so इसको स्टॉकहोल्म स्वीडन में कंडक्ट करवाया गया था इस कॉन्फ्रेंस को। An agreement with a minor under Indian Contract Act is dash, सो जब भी हम कोई भी छोटे बच्चे के साथ यानी कि जो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है या फिर जो भी लीगली जितना माइनर की एक एज लिमिट बताई गई है उसके अंदर अगर कोई भी माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट होगा वो पहले से ही गलत होगा एंड वो स्टार्टिंग से इनिशियली रॉन्गफुल माना जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, सो द आंसर इज़ द हेग। Which of the following is not considered as an intellectual property? Intellectual properties यानी कि जो भी ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स या फिर पेटेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो एक एसेट है, लेकिन वो एक टेंजिबल एसेट है, बिकॉज जो भी एसेट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो एसेट टेंजिबल कहलाएगा। एंड एग्रीकल्चरल लैंड इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, सो इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। The Hyderabadi dish, which was granted registration as a geographical indication of goods, is dash. So एक ऐसी हैदराबादी डिश है जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स माना गया है, यानी कि ये लोकल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है। इस चीज़ का नाम है हैदराबादी हलीम। When an imprisoned person is released temporarily from jail for a certain purpose, it is called dash, यानी कि जब भी एक कैद हुआ इंसान जो एक प्रिजनर है वो जब रिलीज़ किया जाता है टेम्परली फ्रॉम द जेल किसी पर्पस के लिए, तो हम उसको कहते हैं परोल। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग नाम की एक रूलिंग को पास किया था एक पर्टिकुलर फेमस जजमेंट में। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग है इसका ये मतलब है कि जब भी कोई जजमेंट पास होता है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो पास किया था जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, इसमें जो उन्होंने जजमेंट दिया था, रूलिंग दी थी, ये सिर्फ आने वाले फ्यूचर के केसेस पर भी लागू होगी जो सिमिलर टाइप्स के केसेस होंगे। लेकिन ये जो जजमेंट है वो जो सिमिलर टाइप्स के प्रीवियस ईयर्स में हुए केसेस है, जो प्रीवियस जजमेंट्स दिए गए हैं जिन केसेस के ऊपर, उन केसेस के ऊपर ये लागू नहीं होगी रूलिंग, लेकिन ये फ्यूचर के अंदर लागू होगी। फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ आर कंटेन्ड इन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब भी लोग विटनेस की तरह पेश आते हैं कोर्ट में तो वो गवाही देने से पहले ओथ्स लेते हैं, यानी कि प्रॉमिसेस खाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है इन द 3rd शेड्यूल। मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय होम, सो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों को मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। द सब्सिडरी ऑफ विच अमेरिकन कंपनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी इन ईयर 1984, सो यहाँ पर कौन से अमेरिकन कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए। यहाँ पर कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। बेसिकली इस केस में जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है, इस फैक्ट्री में से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस लीक हुई थी, जो गैस का नाम था मीथेल आइसोसाइनेट गैस। इस गैस से बहुत सारे लोगों को अफेक्ट हुआ था एंड बहुत ज़्यादा लोगों की इंजरी हुई थी, सीरियसली लोग बीमार हुए थे एंड बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे, जिस वजह से इस कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ा था।
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आज की हमारे इस वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है. सो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सो यू कैन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड डोंट मिस इट. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज मैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ लाती रहती हूँ.